Hello everyone. Our today's topic in deep learning is regularization. बेसिकली रेगुलराइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम न्यूरल नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करते हैं। न्यूरल नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि सपोज करिए हम एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क यूज कर रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक हिडन लेयर है, तो ऐसे न्यूरल नेटवर्क में बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है और ऐसे न्यूरल नेटवर्क हमेशा अंडर फिट होते हैं। तो अगर हम न्यूरल नेटवर्क में नंबर ऑफ हिडन लेयर बढ़ाते जाएं तो जितने ज्यादा हिडन लेयर्स होंगे इट मींस उतने ही ज्यादा हिडन लेयर में न्यूरॉन्स होंगे, और अगर नंबर ऑफ हिडन लेयर ज्यादा है और उसमें नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ज्यादा है तो नंबर ऑफ वेट्स की वैल्यू और नंबर ऑफ बैच की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे जैसे हिडन लेयर बढ़ते हैं हमारे न्यूरल नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा न्यूरल नेटवर्क ओवरफिटिंग प्रॉब्लम को फेस करने लगता है। जैसा कि पहले मैं बता चुका हूं, ओवरफिटिंग का मतलब ये होता है कि बेसिकली हम अपने न्यूरल नेटवर्क को जब हम ट्रेंड करते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान हमारा हमारा जो न्यूरल नेटवर्क है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट रिजल्ट देता है, लेकिन जैसे ही हम अपने न्यूरल नेटवर्क पे टेस्ट डेटा अप्लाई करते हैं तो हमारा हमारा जो मॉडल है वो मॉडल प्रॉपर अप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं देता। तो कहने का मतलब ये है कि देयर आर सम एरर एग्जिस्ट बिटवीन ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्ट डेटा। तो उसी उसी प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करते हैं ताकि हम ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकें। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेथड for resolving the overfitting problem in a neural network by reducing the complexity of the neural network. So the first one method for regularization is L1 regularization, जिसको हम लासो रिग्रेशन भी बोलते हैं। सेकंड वन इज L2 regularization, जिसको हम रिज रिग्रेशन भी बोलते हैं। एंड थर्ड वन इज ड्रॉप आउट रेगुलराइजेशन। सो बेसिकली L1 L2 और ड्रॉप आउट की अगर बात करें तो बेसिकली L1 और L2 ये दो ऐसे ऐसे रेगुलराइजेशन मेथड हैं जिसमें हम वेट की वैल्यू को रिड्यूस करके न्यूरल नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये भी फील कराने की कोशिश करूंगा कि वेट की वैल्यू को हम रिड्यूस करेंगे तो कैसे न्यूरल नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होगी। सो सपोज करिए कि हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, जिसपे एक्स एक्सिस पे एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, वाई एक्सिस पे सैलरी दिया हुआ है। तो सपोज करिए हमारे पास यहाँ दो डेटा पॉइंट्स है, तो इन दो डेटा पॉइंट से देखिए जो जो ये बेसिकली जो दो डेटा पॉइंट्स है ये वो दो डेटा पॉइंट है जिनको हम ट्रेनिंग डेटा बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ जो लाइन जो है वो बिल्कुल इन दोनों डेटा पॉइंट पे होके जा रहा है, यानी ये जो मॉडल है बिल्कुल बेस्ट फिट मॉडल है। लेकिन अभी ये मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे तो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, लेकिन जैसे ही हमने टेस्ट डेटा अप्लाई किया तो सपोज करिए हमारा टेस्ट डेटा यहाँ था, हमारा टेस्ट डेटा यहाँ था, हमारा टेस्ट डेटा यहाँ था, यहाँ था, इस तरह से हमारे टेस्ट डेटा थे। तो जैसे ही हमने टेस्ट डेटा अप्लाई किया तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई, ओवरफिटिंग प्रॉब्लम आ गई। मतलब ट्रेनिंग डेटा के लिए तो मॉडल बिल्कुल सही काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही हमने टेस्ट डेटा अप्लाई किया मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम रेगुलराइजेशन यूज करते हैं। और रेगुलराइजेशन में जो मेथड हम अभी पढ़ने जा रहे हैं L1 L2 और ड्रॉप आउट, जिसमें से अभी हम L1 L2 कवर करेंगे। तो बेसिकली L1 और L2 में मैंने आपको बताया कि मैं वेट की वैल्यू को रिड्यूस करके मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करूंगा। तो बेसिकली मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, वाया वेट। तो ये आप जानते हैं, सपोज करिए यहाँ जो आपको इस एक्स वाई प्लेन में जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है, बेसिकली इस स्ट्रेट लाइन का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो आपको याद होगा जब भी हम न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं तो ये बताते हैं कि न्यूरल नेटवर्क के हिडन लेयर में प्रीवियस न्यूरॉन का जो आउटपुट होता है वो नेक्स्ट न्यूरॉन के लिए इनपुट बनता है। मतलब किसी एक न्यूरॉन का जो y इक्वल टू mx प्लस सी वाली वैल्यू होगी वो नेक्स्ट न्यूरॉन के लिए ये जो y की वैल्यू ये क्या हो जाएगी, इनपुट हो जाएगी। तो बेसिकली प्रीवियस न्यूरॉन से जो y की वैल्यू निकल रही वो है क्या, mx, और mx प्लस mx
mx प्लस सी। तो बेसिकली आपको याद होगा कि जब न्यूरल नेटवर्क में जो न्यूरॉन्स पे इंटरनल प्रोसेसिंग होती है, तो बेसिकली क्या होता है, वेटेड सम, यानी w1x, w2x, w3x, ठीक है, प्लस बायस की वैल्यू। तो यहाँ पे हमने एम एक्स प्लस सी यूज किया, चूंकि हमने सिर्फ यहाँ पे बेसिकली अगर एम एक्स प्लस सी को डब्ल्यू एक्स और बी से कंपेयर करें, तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। y की m की जगह हम लिख देंगे, m की जगह लिख देंगे w, x की जगह इनपुट होगा हमारा, और c की जगह आ जाएगा b। तो ये जो y इक्वल टू mx प्लस c है, ये एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है y इक्वल टू wx प्लस b। So here the slope of line which is represented by m, in this expression the slope of line m is represented by w. So we can say that we can use w as a slope. So if we reduce the slope, then we can reduce the complexity of our model. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मॉडल हम बना रहे हैं, उस मॉडल में हम एक्सपीरियंस के बिहाफ पे सैलरी को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लाइन हमने ड्रॉ किया, यानी जो मॉडल हमारा काम कर रहा है, ये इसका स्लोप देखिए बहुत ज्यादा है, मतलब एक बहुत ही यूनिट चेंज एक्सपीरियंस में, बहुत ही स्मॉल यूनिट चेंज के लिए सैलरी क्या होगी, बहुत ज्यादा हाइक हो जाएगी। ठीक है, अगर सपोज करिए हम किसी का एक्सपीरियंस 1 साल काउंट कर रहे हैं, तो उस 1 साल के एक्सपीरियंस पे उसकी सैलरी 1 लाख इंक्रीज हो जा रही है, जो कि सही नहीं है। तो बेसिकली हमें करना क्या होगा, लाइन के स्लोप को रिड्यूस करना होगा। तो अगर लाइन के स्लोप को रिड्यूस करें, इट मींस वी विल रिड्यूस द वैल्यू ऑफ m। इन अदर टर्म्स वी कैन अंडरस्टैंड दैट वी कैन रिड्यूस द वैल्यू ऑफ w। मतलब अगर वेट की वैल्यू को मैं रिड्यूस करूं, तो हम अपने मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। और ये लाइन जो अभी यहाँ एग्जिस्ट कर रही है, वो लाइन कुछ इस तरह से आ जाएगी। फिर वो लाइन कुछ इस तरह से आ जाएगी हमारी। ठीक है, यानी हम धीरे धीरे लाइन के स्लोप को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, रिड्यूस करते करते, यानी हम W की वैल्यू को रिड्यूस करते करते इस तरह से रिड्यूस कर रहे हैं कि हम अपने मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करके उसमें जो ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, उस ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम को हम रिमूव कर सकें। तो बेसिकली इस लाइन के स्लोप को रिड्यूस करने का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए आपको बताया जाता है कि जो कॉस्ट फंक्शन होता है, कॉस्ट फंक्शन हमारा जो कॉस्ट फंक्शन बेसिकली यूज करते हैं एरर कैलकुलेट करने के लिए, वो 1/2 सिग्मा i इक्वल टू 1 to n y माइनस y कैप का होल स्क्वायर। सो हियर y इज एक्सपेक्टेड आउटपुट एंड y कैप इज ऑब्जर्व्ड आउटपुट। तो अगर ये एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑब्जर्व्ड आउटपुट का जो डिफरेंस है, अगर ये 0 होता है, तब हम ये कहते हैं कि हमारा मॉडल जो है बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है कि ट्रेनिंग के टाइम में तो हमारा मॉडल सही काम कर रहा है, लेकिन टेस्टिंग के टाइम पे हमारा मॉडल प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली हम कॉस्ट फंक्शन की जो वैल्यू है, वो बेसिकली हम 0 करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ जो ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम की वजह से वो क्या है, 0 नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हम क्या करते हैं, अपने उस कॉस्ट फंक्शन के एक्सप्रेशन में कुछ एडिशनल वैल्यूज ऐड करते हैं, जो कि वेट्स की वैल्यू क्या करता है, रिड्यूस करता है। कैसे करता है, ये देखते हैं। देखिए बेसिकली ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, तो सीधे पॉइंट पे चलते हैं। जैसे देखिए इस वाले ग्राफ में जो लेफ्ट साइड में ग्राफ है, जिसको हम गुड फिट बोल रहे हैं, इसमें क्या है, फॉर गुड फिट लॉ बायस एंड लो वेरिएंस। मतलब बायस की वैल्यू क्या है, ये बायस भी लो है और वेरिएंस भी क्या है, लो। बेसिकली बायस का मतलब ये होता है कि मॉडल जो है, मॉडल ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा, बेसिकली बायस का मतलब ये है जो एरर का डिफरेंस आ रहा है ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा में, ठीक है, तो हमारा मॉडल तब अच्छा माना जाता है तब उसमें बायस भी लो हो, वेरिएंस भी लो हो। लेकिन इसके जो राइट साइड में जो फिगर आपको दिख रहा है, देखिए इसमें वेरिएंस बहुत ज्यादा है। एक ब्लू कर्व दिख रहा होगा आपको, जो ब्लू कर्व जो है हमारे मॉडल वाले वेव कर्व से होके नहीं जा रहा है, इससे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है। इसमें बेसिकली क्या एग्जिस्ट है, फॉर हाई वेरिएंस इन दिस फिगर लो बायस एंड हाई वेरिएंस। तो यहाँ पे बायस तो लो है, लेकिन वेरिएंस क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए
रेगुलराइजेशन में हम L2 रेगुलराइजेशन मेथड यूज करते हैं, जिसको हम बेसिकली रिज रिग्रेशन भी बोलते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज रिज रिग्रेशन? रिज रिग्रेशन इज अ मॉडल ट्यूनिंग मेथड दैट इज यूज्ड टू एनालाइज any data that suffer from multicollinearity. This method perform L2 regularization when the issue of multicollinearity occurs, least squares are unbiased and variance are large. This result in predicted value to be far away from the actual value. तो बेसिकली इस L2 रेगुलेशन में होता क्या है कि हम वेट की वैल्यू को वेट वेट की वैल्यू को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको जीरो तक ले जाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो द मैथमेटिकल डेरिवेशन फॉर दिस रेगुलेशन एज वेल एज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन of why this method work at reducing overfit is quite long, and during the L2 regularization, the loss function of the neural network as extended by a so-called regularization term here omega. The regularization term omega is defined as the Euclidean norm of the weight matrix, which is sum over all squared weight values of a weight matrix. तो बेसिकली यहाँ पे जो हम रेगुलेशन टर्म ओमेगा यूज कर रहे हैं, ये ओमेगा बेसिकली एक L2 नॉर्म्स है, जिसमें हम जितने भी हमारे वेट्स वैल्यू, हमारे न्यूरल नेटवर्क में जितने भी वेट्स हम यूज कर रहे हैं, उन सभी वेट्स वैल्यू का स्क्वायर्ड सम है। ठीक है, तो उन वेट्स वैल्यू का अगर स्क्वायर्ड सम है, द रेगुलेशन टर्म इज वेटेड बाय द स्केलर अल्फा by 2 and added to the regular loss function that is chosen for the current task. This lead to a new expression for the last function. So basically हम L2 रेगुलराइजेशन जिसको रिग्रेशन कह रहे हैं, इसमें हम वेट की वैल्यू को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वेट की वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि हम एक रेगुलराइजेशन टर्म यहाँ पे अल्फा यूज कर रहे हैं, और उस अल्फा को इस वेटेड स्क्वायर सम के साथ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखें, यहाँ पे देखिए ये हमारा वेटेड सम है, दिस इज आवर वेटेड स्क्वायर सम। ठीक है, जिसको हम एक एडिशनल पैरामीटर अल्फा से क्या कर रहे हैं, इसको रेगुलराइज कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें एक एडिशनल हम इसमें लॉस फंक्शन की वैल्यू को भी ऐड कर रहे हैं, ताकि हम जो अप्रोप्रिएट लॉस वेट की वैल्यू उसको हम कैलकुलेट कर सकें, यानी वेट की वैल्यू की मिनिमम वेट की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकें। यहाँ कह रहे द रेगुलराइजेशन टर्म इज वेटेड बाय द स्केलर अल्फा डिवाइडेड बाय 2 एंड एडेड टू द रेगुलर लॉस फंक्शन। सो दिस इज योर रेगुलर लॉस फंक्शन, दिस इज योर रेगुलर लॉस फंक्शन। तो अगर हम इस वेटेड स्क्वायर सम में इस रेगुलर लॉस फंक्शन को ऐड करते हैं, तो हम ये जो हमारा एक्सपेक्टेड वेट की वैल्यू होना चाहिए, जिसकी वजह से हम अपने न्यूरल नेटवर्क कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, वो हम यहाँ से अचीव कर पाएंगे। तो बेसिकली आपको ये लग रहा होगा हम यहाँ वेट की वैल्यू को रिड्यूस करना चाहते हैं, और यहाँ पे हम रेगुलर लॉस फंक्शन को ऐड कर रहे हैं, जबकि सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। बेसिकली होता क्या है, देखिए कह रहा है अल्फा इज समटाइम कॉल्ड एज अ रेगुलराइजेशन रेट एंड इज एन एडिशनल हाइपर पैरामीटर we introduce into the neural network. Simply speaking, alpha determine how much we regularize our model. तो अल्फा एक ऐसा पैरामीटर है जो हमारे इस मॉडल को रेगुलराइज करने की कोशिश कर रहा है by using the weight parameter. In next step we can compute gradients of new loss function and put the gradients into the update rule by the weights. अब देखिए यहाँ जो हमने लॉस फंक्शन लॉस कैप वेट कैलकुलेट किया, ये वाला दिस वन, ये जो हमने लॉस फंक्शन कैलकुलेट किया, इस लॉस फंक्शन को अब हम फर्दर नेक्स्ट एक्सप्रेशन यूज करेंगे।
तो यहाँ देखिए एल कैप डब्ल्यू जो है हमने यहाँ यूज किया हुआ है, हियर एल कैप डब्ल्यू, this is L cap W. So here we take the partial derivative of L cap W with respect to weight. So होगा क्या यहाँ पे, हमारा ये जो एक्सप्रेशन, हमारा ये एक्सप्रेशन था, ठीक है, इस एक्सप्रेशन का दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू वेट। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, अब जब हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू वेट, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन यहाँ जो निकल के आया है वो है हमारा अल्फा डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एल डब्ल्यू। तो यहाँ देखिए कह रहा है सम रेगुलराइजेशन of the updated rule leads to expression which very much look like the updated rules for the weight during regular gradient descent। तो हमने यहाँ जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू w कैलकुलेट किया है। अब देखिए इस वैल्यू को, दिस वन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू w, उसको हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, W की ओल्ड वैल्यू के साथ। W की जब ओल्ड वैल्यू के साथ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए अभी हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकाला था विद रिस्पेक्ट टू W, ठीक है, इस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू W की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, W की ओल्ड वैल्यू के साथ क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो जिस ओल्ड वैल्यू के साथ सब्ट्रैक्ट किया हमने इस वैल्यू को, तो कॉमन सी बात है जो W की न्यू वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, रिड्यूस्ड वैल्यू होगी, ओल्ड वैल्यू से कम होगी। तो So the only difference is that by adding the regularization term, we introduce an additional subtraction from the current weight. In other words, independent of the gradients of the loss function, we are making our weights a little bit smaller each time an update is performed. यानी हम weights को क्या कर रहे हैं, little bit smaller बना रहे हैं, हर weight की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, स्मॉल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो न्यूरल नेटवर्क है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, रिड्यूस होगी। क्योंकि आपको बताया गया है कि जब हम वेट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो कर्व का जो शेप है वो चेंज होने लगता है, ठीक है, उसका जो स्लोप है, वो जो स्लोप है क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। मैंने आपको इससे पहले जब यूनिवर्सल फंक्शन अप्रोक्सीमेशन बताया था, उसमें बताया था कि अगर वेट की वैल्यू को बिल्कुल पीक कर दीजिए, 400, 500, 900, 1000 कर दीजिए, जो कर्व बनेगा वो कर्व बिल्कुल एक बम्प कर्व बनता है, ठीक है। और जैसे सब उसकी वैल्यू को कम करते चले जाते हैं वेट की वैल्यू को, वो बम्प कर्व क्या होता है, वेव कर्व में कन्वर्ट हो जाता है, यानी हमारे कर्व का जो स्लोप है वो स्लोप क्या होता है, रिड्यूस होता जाता है। तो वेट की वैल्यू को रिड्यूस करके हम न्यूरल नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी को जो है यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं। तो बेसिकली जो रिज रिग्रेशन है, जिसको हम L2 रेगुलराइजेशन भी बोलते हैं, उसमें हम वेट की वैल्यू को मिनिमाइज करने के, रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। चूंकि L1 और L2 ये दोनों वेट की वैल्यू पे डिपेंडेंट रहते हैं, यानी L2 में हम वेट की वैल्यू को मिनिमाइज करते हैं, और L1 रेगुलाइजेशन में, जिसको हम लासो रिग्रेशन बोलते हैं, इसमें हम वेट की वैल्यू को जीरो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर हम L1 रेगुलाइजेशन की बात करें, so in the case of L1 regularization, also known as lasso regression, we simply use another regularization term omega. This term is sum of the absolute value of the weighted parameter in the weight matrix. Same here, हमने यहाँ weighted sum लिया है, ठीक है, और उसके साथ लॉस फंक्शन को ऐड करके हमने ये लॉस फंक्शन कैप का वेट निकाल लिया। फिर हमने क्या किया, उसका अगेन यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव लिया, तो सेम जैसा हमने पहले किया था, तो सेम ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब बेसिकली कह रहा है, the derivative of new loss function leads to the following expression, which the sum of the gradients of the old loss function and the sign of weighted value times alpha। तो अगर L1 और L2 रेगुलेशन की अगर बात करें कैसे काम करते हैं, so why does all things happen to reduce the overfitting issue? Let's tackle this question. Please consider the plots and plots of the AND function, where representation of the operation performed during L1 and the operation performed during L2 regulation. In the case of L2 regulation,
our weight parameter decreases. This is very important point. L2 regulation, our weight parameter decreases but not necessarily become zero. L2 regulation में हमारा weight parameter जो वो reduce होता है लेकिन वो zero नहीं हो सकता है, since the curve become flat near zero on the other hand during the L1 regularization. In case of L2, we can think of solving an equation where the sum of squared weight value equal to or less than s. यानी हम क्या करते हैं, जितने भी वेट्स है, सपोज करिए हमारे उस न्यूरल नेटवर्क दो वेट है W1 W2, तो हम क्या करते हैं W1 का स्क्वायर W2 का जो स्क्वायर है उसको लेकर के कोशिश करते हैं कि उसकी वैल्यू को हम s की वैल्यू से कम कर सके. ठीक है, सेम चीज हम यहाँ पे L1 के लिए करते हैं. यहाँ पे हम वेट का स्क्वायर नहीं, लेकिन वेट की एग्जैक्ट वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू है, उसका सम लेकर के हम उसको s से कम करने की कोशिश करते हैं. जैसा कि आपने फिगर में दिखाया गया है कि हमारा ये जो W कैप, देखिए हमने अभी तक W कैप को कैलकुलेट किया है. यहाँ पे देखिए W कैप को कैलकुलेट किया, तो बेसिकली हमारा जो W कैप है, ठीक है, ये हमारा W1 है, ये हमारा W1 है. सपोज करिए हमारे न्यूरल नेटवर्क में दो वेट है W1 एंड W2, तो ये हमारा W1 और W2 हो गया. ठीक है, तो W1 और W2 की वैल्यू को कैसे मिनिमाइज करेंगे, किसको मिनिमाइज करेंगे, तो ये जो हमारा ये जो आपको एक इलिप्स दिख रहा है, ठीक है, इसमें देखिए बेसिकली हम W कैप जो है हमारा यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि हम W की वैल्यू को मिनिमाइज करें या सॉरी W1 की वैल्यू को मिनिमाइज करें, W2 की वैल्यू को मिनिमाइज करें. तो ये जो कर्व है, ये कर्व इससे ब्लू एरिया को जहां पे टच करेगा, जैसे यहाँ पे देखिए ये कर्व जो है इस ब्लू एरिया यानी W2 वाली एक्सिस को यहाँ पे कर्व कर रहा है. यानी W2 की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू कुछ एग्जिस्ट करेगी, कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो जो W1 की वैल्यू वो क्या होगी, जीरो होगी. यानी हमने क्या किया, L1, ये दिस इज L1 रेगुलराइजेशन. ठीक है, इसमें हम क्या करें, W1 की वैल्यू को जीरो कर दे रहे हैं और W2 की वैल्यू को सेम एज इट इज रख रहे हैं जितनी होनी चाहिए. इट मींस हम ये कर्व जिस पोजीशन पे इसको टच करेगा वही वैल्यू W2 की होगी. लेकिन अगर L2, दिस इज योर L2 रेगुलराइजेशन. इन L2 रेगुलराइजेशन अगर आप देखें, ये जो कर्व है इस ग्रीन कलर एरिया को यहाँ पे टच कर रहा है. यहाँ टच करने का मतलब क्या है कि देयर आर सम वैल्यूज ऑफ W1, दिस इज W1 वैल्यू, ओके, एंड देयर आर सम वैल्यू ऑफ W2, दिस इज W2 वैल्यू. ठीक है, दिस इज W2 वैल्यू. तो पहले W2 की वैल्यू यहाँ एग्जिस्ट कर रही थी, सपोज करिए 4 थी. ठीक है, अब हमने इसको क्या रिड्यूस करके कितना कर दिया, 2 कर दिया. तो कहने का मतलब ये L1 में हम वेट जो सेट ऑफ वैल्यूज है, वेट की वैल्यूज जो है उनमें हम कुछ वेट की वैल्यू को जीरो कर दे रहे हैं. और L2 रेगुलेशन हम क्या कर रहे हैं, जो वेट्स की वैल्यू हमारे पास है उन वेट्स की वैल्यू में से हम कुछ वैल्यूज को हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं. और इस तरह से हम वेट पैरामीटर को यूज करके और उन वेट्स की वैल्यू को नॉर्मलाइज करके, अगर L1 की बात करें तो उसमें जीरो कर देते हैं और L2 की बात करें तो उसमें रिड्यूस करते हैं. तो उसको नॉर्मलाइज करके हम क्या करते हैं, न्यूरल नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करते हैं. जैसे यहाँ देखिए मैंने यहाँ एक नोट्स के फॉर्म में दे रखा है. इन केस ऑफ L1 and L2 रेगुलेशन, द एस्टिमेट्स ऑफ W and W2 आर गिवन बाय द फर्स्ट पॉइंट where the ellipse intersects with the green constant area. Since L2 relation has a circular constant area, the intersection would not generally occur on an axis, and this the estimates for W1 and W2 will be exclusively non-zero. and W2 के केस में वो non-zero है, लेकिन W1 के केस में वो देखिए W2 के केस में यहाँ पे W2 के केस में देखिए यहाँ पे non-zero है. यानी there are some values for W2 and there are some values of W1. लेकिन यहाँ पे L1 रेगुलेशन में क्या हो रहा है, L1 में क्या हो रहा है, यहाँ पे W1 की वैल्यू देखिए जीरो हो गई, लेकिन W2 की वैल्यू कुछ एग्जिस्ट कर रही है. यानी जो हम L1 रेगुलेशन यूज करते हैं उसमें हम वेट पैरामीटर को जीरो करने की कोशिश करते हैं. जो सेट ऑफ वेट पैरामीटर्स उनमें कुछ वेट पैरामीटर्स को जीरो करने की कोशिश करते हैं. और L2 रेगुलेशन में हम वेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं. तो इस तरह से हम L1 और L2 रेगुलेशन को, जिसको हम लासो रिग्रेशन और रिज रिग्रेशन भी बोलते हैं, इसको यूज करके हम जो है न्यूरल नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करते हैं या यूं कहें ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम को रिमूव करते हैं. थैंक यू.